क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, उनको सबको कंबाइन करके एक जगह पर रख दिया गया है। और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, अगर आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, और एक ऐप है क्या बोलते हैं, गूगल अर्थ या कुछ इस तरीके का नाम है उसका। तो वो जो गूगल अर्थ वाला ऐप है ना, वो डाउनलोड कर लेना, और उससे क्या होगा कि जब तुम लोकेशन चेक करोगे तो तुम्हें चीजें अपने आप याद हो जाएंगी काफी अच्छी तरीके से। और चाहो तो तुम उसमें कुछ एक वो भी होता है कि उसको टैग कर सकते हैं जगहों को, तो रिवाइज करने में काफी हेल्प होती है। मतलब ये पहले के टाइम पे अगर होता तो शायद मेरी ज्योग्राफी भी अच्छी होती। हाँ, सब कुछ सारा व्यू भी दिखाई पड़ता है, एकदम प्रॉपर लोकेशन दिखाई पड़ती है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो काफी बढ़िया सा ऐप है। अभी के टाइम पे तो ज्योग्राफी रिवाइज करने के लिए, याद रखने के लिए बहुत अच्छा ऐप है, तो वो अपने में रख लेना। हाँ, गूगल अर्थ करके, ठीक है। अगर नहीं किसी को मिलेगा तो बता देना, मैं क्या करूंगा ग्रुप में लिंक शेयर करवा दूंगा, वहां से जाकर के तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, हाँ जल्दी 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 जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, देखो ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अगर आप कवर करने जाओगे ना तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम केवल उतनी ही चीजें कवर करेंगे जो हमारे लिए आईएमयू सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आज तक या तो आईएमयू सीटी में जिससे क्वेश्चन पूछे गए, या फिर जिससे हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल हम वही चीजें करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिए, कुछ क्वेश्चन लिख दिए। हालांकि इसमें कुछ कुछ चीजें हो सकता है कहीं पे आपको एक आध चीज मिस हो रही हो, तो वो आराम से कवर अप भी की जा सकती है। मैंने पहले क्या किया, क्योंकि जैसा पहले देख लो, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। अर्थ और मून कोलाइड क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, अर्थ का शेप क्या है, परफेक्ट स्फीयर क्यों नहीं है, अर्थ के लेयर कौन कौन से हैं। अब जैसे अब ये है, अर्थ के लेयर्स कौन कौन से हैं, ये जो है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, कई सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो सबसे एंड में आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम पहले लेकर के चल रहे होंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी, ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट में ही आता है, लेकिन फिर भी ये हम लोग करेंगे। सीजन्स किसकी वजह से बदलते हैं, डे और नाइट क्यों होता है, समर विंटर क्यों होता है, ठीक है। सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब जैसे ये है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम पहले रखेंगे। इन द सेम वे मैं पहले क्वेश्चन सारे पढ़ देता हूं कि क्या क्या पूछे गए। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है, जीएमटी क्या होता है, आईएसटी क्या होता है, और उसके अलावा ओशियंस के नेम, लार्जेस्ट और स्मॉलर ओशियन कौन सा है, इंपॉर्टेंट सीज कौन कौन से हैं। और जब भी आपसे इंपॉर्टेंट सीज पूछेगा तो इंपॉर्टेंट सीज के आसपास आने वाले जो नेबरिंग कंट्रीज है वो पूछेगा आपसे। ठीक है, सीज और ओशियन में डिफरेंस क्या क्या होता है, 10 सीज के नाम बताने हैं और उनकी लोकेशन बतानी है। टाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैनाल्स, स्ट्रेट, अब आजकल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उसके आसपास के कितने पोर्ट्स हैं वो सारी चीजें पूछेंगे। सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, बेरिंग, बॉस्फेरस स्ट्रेट, ये मतलब स्ट्रेट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है। फिर गल्फ और बे क्या होते हैं, ये वैसे देखा जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछे गए, तो गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है वो याद कर लो। ठीक है, सी रूट्स कौन कौन से हैं, बिजिएस्ट सी रूट कौन कौन सा है, और विच कनाल कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। तो ये कनाल और उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है, पोर्ट, कनाल, स्ट्रेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा ये क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, सीज, आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स। यस यस फास्ट, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद कॉन्टिनेंट के नाम हो गए, कैपिटल एंड करेंसीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज, और ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, एशियन, ये सारी कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज हो गई। तो ये सब चीजें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। समझ में आ रहा है, तो हम पहले प्रायोरिटी वाइज वही खत्म करके, हाँ बोलो। फ्लैग तो बहुत रेयर पूछते हैं, बहुत रेयर। अभी तक तो मतलब मैं, मुझे लगता है शायद ही कहीं पूछा गया होगा, लेकिन आप इसमें है तो हमें याद करने के लिए हम डाल देते हैं। वैसे फ्लैग वो पूछेगा भी तुमसे कैसे, तुम फ्लैग बना करके थोड़ी ना दिखा पाओगे, चाहे कहीं पे भी पूछे। वो ज्यादा पूछ सकता है तो कैपिटल और करेंसी पूछता है, या नेबरिंग कंट्रीज पूछ लेता है, बस इतना करता है। तो अब आपको करना क्या है कि जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबके पास क्या होना चाहिए कि ज्योग्राफी के
5 6 7 मैप लेकर के रख लो। मैप रखने में क्या होगा कि अपने को थोड़ा फायदा ये मिलेगा कि कुछ बनाना है तो वहीं के वहीं बना लिया, कई सारी चीजें वहीं याद हो जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सीज, ओशियंस, ये सब है उसी में बना करके सामने लगा लोगे, डेली देखते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये समझ के याद करने वाला है। डायग्राम में या मैप्स में अगर आपको दिखाई पड़ गया, आपको समझ में आ गया तो आप आराम से याद कर पाओगे, और एक बार याद हो गया तो आराम से बता भी पाओगे वहां पे। अच्छा, अब कई लोग बोलते हैं कि सर IMU CT के जो वो 15-20 क्वेश्चन आते हैं उसमें केवल ज्योग्राफी आएगा क्या? भाई देखो, उसमें हो सकता है ज्योग्राफी आए, उसमें करंट अफेयर्स भी आ सकता है, और वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन होता है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो जितना हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उतना तो पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ आ गया तो ये कर देंगे, नहीं आया तो ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, पहले याद रखो। ठीक है, एक बच्चा आया था मेरे पास अभी कुछ दिन पहले, वो बोल रहा है कि सर मैथ में कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं वो बता दो। तो मैंने बता दिया भाई, क्योंकि अब 1 महीने का टाइम है तो अब बता सकते, मैंने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लो, 25-30 क्वेश्चन आ जाएंगे। वो तो मैंने खैर यूट्यूब पे भी बता दिया है, पूरी की पूरी एक एनालिसिस करके बता दी कि किससे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सर ये जो एप्टीट्यूड में आते हैं ना 15-20 क्वेश्चन, इसके लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ ले वो बता दो। अब आप यहां से कॉमन सेंस थोड़ा सा मेजर करके देखो कि मैथ के तो टॉपिक सारे आपको पता है, और ये भी पता है कि उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसके टॉपिक नहीं पता आपको, और इसमें से कितने आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो। यहां पे जितना आ सकता है उतना तो कवर करके चलेंगे ही चलेंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या होता है कि कौन कौन से माउंटेन्स है, कौन से प्लेटूज है, प्लेन्स है, वैलीज, डेजर्ट्स, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है सर, यस। कैमरा जो है ना सर, वो आज भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हिल रहा है बहुत जल्दी। कैमरा हिल रहा है? यस। एक सेकंड में। नहीं, अभी स्विंग हो रहा है क्या? ये कहाँ है? AC का रिमोट कहाँ है यार? ये यही है ना? ठीक है। सो क्लाइमेट एंड वेदर में विंड, मॉनसून, साइक्लोन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये सब चीजें भी पूछी जा सकती हैं। स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज में रिवर, लेक, सीज, ओशियन, इसके अलावा स्ट्रेट, कैनाल्स, ये सब पूछे जा सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई नेविगेशन में, पोर्ट एंड शिपिंग में, इन सब चीजों में उसका यूज होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहले आ रहे हैं हम लोग वर्ल्ड मैप पे। ठीक है, सबसे पहले आ रहे हैं वर्ल्ड मैप पे। वर्ल्ड मैप पे आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं, उनके क्या क्या कैपिटल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं वर्ल्ड मैप। तो भाई देखो, ये बना हुआ है अपने पास वर्ल्ड मैप, थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट इसमें से हटा हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, बट ओवरऑल देखोगे तो ये वर्ल्ड मैप है अपना। ठीक है, अब इस वर्ल्ड मैप में पहले क्या है कि ये पूरा का पूरा लैंड वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लू वाला जो है वो कौन सा है, वो वाटर वाला पार्ट है, पानी है वहां पे, और ये पूरा जमीन दिखाई पड़ रही है आपको। ठीक है, इसको ही डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। तो ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, देखो इसको अगर हमें पहचानना होगा तो ये कौन सा है, ये एशिया है। क्यों एशिया है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है इंडिया। हालांकि मैं ऊपर से कवर दूसरे मैप से करवा रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई पड़े कि हाँ ओवरलैप नहीं कर रहा हो, एक अलग बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो बड़ा सा पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये बड़ा सा पार्ट कौन सा है, ये एशिया है। ठीक है, दूसरा ये जो दिखाई पड़ रहा है ये ऑस्ट्रेलिया वाला है। देन ये जो दिखाई पड़ रहा है दैट इज अफ्रीका। देन ये जो दिखाई पड़ रहा है दैट इज यूरोप। ठीक है, देन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। समझ में आ रहा है? और इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भाई अभी ऐसी जगह है जो बहुत ही कम एक्सप्लोर की गई है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखोगे, मतलब मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप यूट्यूब वगैरह देखो ना तो ये देखा करो,
बहुत अच्छी अच्छी चीजें पहले एक्चुअली क्या होता था कि पहले अपने को ये सारी चीजें मिल ही नहीं पाती थी। मेरे टाइम में तो खैर ये रटवाई जाती थी चीजें कि एशिया, एशिया कहाँ ये नहीं पता, रट लो एशिया। यूरोप, तो यूरोप और एशिया को मिला करके बना दिया यूरेशिया, ये कहाँ नहीं पता, रट लो इसको। बट आजकल इतनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बन गई हैं कि तुम्हें पता है, तुम देखने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे दिखाई पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम पार्ट में आबादी ही नहीं है। हाँ, मैक्सिमम पार्ट में आबादी नहीं है। ऐसे ऐसे अगर मंगोलिया में जाओगे वहां पे भी मैक्सिमम पार्ट में आबादी नहीं है, ठीक है। यहां जाओगे तो इसको बहुत कम ही लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं आज तक, इस जगह को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए कोई। और ये ऐसा भी बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस है, कि यहाँ पे अजीब सी एक्टिविटीज होती रहती हैं। यहाँ कई लोग बोलते हैं यहाँ पे पहले एलियंस यहीं पे आया करते थे, या पता नहीं अभी भी कांटेक्ट में। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मिस्ट्रीज हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। बट अभी अगर हम पढ़ेंगे ऊपर से तो हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। एक सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया एशिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स में अगर आप देखोगे तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया, कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, तो यस फास्ट, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो एरिया के टर्म्स में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपको ये दो ही चीजें याद रखनी होती है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। बाकी आप ऐसे भी जाकर के देख सकते हो, अगर आप एरिया वाइज जाओगे ऑस्ट्रेलिया, इसको याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप चाहो तो इसका वो भी निमोनिक्स भी बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। अच्छा, अगर पॉपुलेशन वाइज पूछता है, पॉपुलेशन वाइज भी एशिया ही सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज अंटार्कटिका सबसे छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन वहां पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये दो चीजें और हमें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो क्या, कॉन्टिनेंट्स के नाम पूछ लेता है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनरली कौन सा पूछेंगे? इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है कि यूरोप एंड एशिया आर द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास। अगर आपने देखा होगा पीछे जो मैप दिखाया मैंने, तो वहां जितने भी कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं जनरली वो पानी की वजह से डिवाइड हो रहे हैं, जनरली वो पानी की वजह से डिवाइड हो रहे हैं। अगर आप पीछे देखोगे ना, जो मैंने ये डायग्राम बनाया था, तो इस डायग्राम में देखो कि यहां देखो ये पूरा एशिया था, एशिया यहां पानी से थोड़ा सा अलग करके ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास की जगह इसमें आ गई है, ठीक है। ये भी पानी की वजह से डिवाइड हो रहा है। यहां भी बीच में ये जो है ना, ये यहां पे भी बीच में पानी है, जिसने एशिया यूरोप को मिला करके अलग कर दिया है। ये दोनों अलग है और ये अलग है। इधर तो बहुत सारा पानी है, इन दोनों के बीच में भी देखोगे तो पानी है, ठीक है। केवल ये एक ऐसी जगह है जिसको अलग हम कर रहे हैं, लेकिन कोई पानी वानी नहीं है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एक लैंड मास है, इसको अलग किया जा रहा है। तो अब देखो है क्या यहाँ पे कि यूरोप एंड एशिया आर द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ये मैंने पूरा यूरेशिया का मैप बना रखा है। यूरेशिया में क्या है कि ये यहां से यूरोप स्टार्ट हो जाता है और इधर पूरा एशिया रहता है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो फिजिकल बाउंड्री है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, वो कैसी होती है, उसको याद रखने का तरीका, उसमें तुम्हें पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से 3-4 चीजें याद रख लो। अगर वो पूछेगा तुमसे कि यूरोप और एशिया को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं या उसकी फिजिकल बाउंड्री क्या है, तो डिवाइड करने का तरीका है, दो चीजें तो तुम्हें यूराल से ही दिख रही हैं। एक तो यूराल माउंटेन आ गया और यूराल रिवर, बड़ा पार्ट तो यही आ गया। बीच में तुम कैस्पियन सी बोल सकते हो, कॉकेशियस माउंटेन बोल सकते हो, ब्लैक सी बोल सकते हो। तीन चार चीजें भी याद रखोगे तो तुम्हें अपने आराम से समझ में आ जाएगा। रशिया और यूक्रेन के बीच में वो जो चल रहा है, वो देखो वो एक अलग कहानी है और ये एक अलग कहानी है। इस पे भी लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था जब मैंने पढ़ा था। हम क्या कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन एक अलग चीज है, यूरोप एक अलग चीज है। जैसे अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड करोगे तो ये जो अब कुछ रशिया का पार्ट भी यूरोप में आता है,
रशिया का पार्ट भी कॉन्टिनेंट वाइज, फिजिकल बाउंड्री वाइज किस में आता है? यूरोप में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है कि यूरोपियन यूनियन बनी हुई है जिसमें कुछ कंट्रीज ने बोला है कि भाई हम यूरोपियन यूनियन में ही रहेंगे। तो जो रशिया और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि यूक्रेन बोल रहा है कि हम यूरोपियन यूनियन में जाएंगे और रशिया बोल रहा है कि तुम नहीं जाओगे, और अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हें अपनी जो हमारी तरफ से जो सप्लाईज मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएंगी। तो शुरू शुरू में यूक्रेन चला गया, यूरोपियन कंट्रीज ने बोला कि नहीं हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, तो वो चला गया। बाद में कह दिया नहीं हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो बेचारा वहां से भी मार खा रहा है, यहाँ से भी मार खा रहा है। ठीक है, तो ये कहानी चल रही है वहां पे। बट वो यूरोपियन यूनियन और कॉन्टिनेंट दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग समझना है। यूरोपियन यूनियन अलग चीज है और यूरोप कॉन्टिनेंट एज अ कॉन्टिनेंट एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट इसको डिवाइड कर रहा होता है। जैसे मैं तुम्हें डायग्राम में भी दिखा देता हूं कि यहां से देखोगे ये जब आप मैप देखने जाओगे ना तो आपको यहाँ पे एक ऐसी ये चीज दिखाई पड़ रही है। आप समझ लो कि यहीं से ही इसका डिवीजन स्टार्ट होता है। इधर से एक पूरी लाइन बन रही है जो यहाँ कैस्पियन सी तक आ रही है। ये वाला जो सी दिखाई पड़ता है ना, ये पूरा लैंड लॉक सी है, ये पूरा लैंड लॉक सी है, इसको हम बोलते हैं कैस्पियन सी। मुझे पूरी ज्योग्राफी में केवल एक सी का नाम याद रहता था, वो यही था। क्यों? क्योंकि यही पूरे मैप में अलग से दिखाई पड़ रहा होता था बीच में यहाँ पे लैंड लॉक। और दूसरा जो मुझे याद रहता था वो लैंड लॉक सी के इधर पीछे की साइड में थोड़ा ये दिखाई पड़ता था, ये ब्लैक सी था। ये दो चीजें मुझे याद रहती थी। ठीक है, तो आप ऐसे देखो कि कैस्पियन सी से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे आपको एक ऐसे पानी वाली चीज दिखाई पड़ रही है, यहाँ से आओगे इसी के बीच में यूराल माउंटेन भी मिल जाएगा, कॉकेशस माउंटेन्स मिल जाएंगे, यूराल रिवर मिल जाएगी, कैस्पियन सी मिल जाएगा। इससे ये डिवाइड हो जाता है अगर बाई चांस आपसे कोई पूछता है तो। हाँ, इधर वाला कॉन्टिनेंट है यूरोप और इधर वाला कॉन्टिनेंट है एशिया। हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब ये लाइन जो जा रही है ये, अब ऐसे तो देखोगे कि रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को वो भी यूरोप में आ रही है, कॉन्टिनेंट में। ठीक है, लेकिन क्या रशिया यूरोपियन कंट्रीज में आता है? यूरोपियन यूनियन को मानता है? नहीं मानता। यूरोपियन यूनियन इज अ डिफरेंट थिंग, यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट इज अ डिफरेंट थिंग। दो अलग अलग बातें हैं, इस चीज को समझना होगा। हाँ, अगर ये बोलेगा आपके रशिया जो है वो एशिया में आता है या यूरोप में आता है? दोनों में आता है रशिया। ठीक है ना, वो दोनों में आता है। कॉन्टिनेंट वाइज ऑन पेपर दोनों में आता है। क्या वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है? नहीं। यूरोपियन, अब ऐसे समझो कि जब पहले डिवाइड किया गया होगा तो पहले उन्होंने यूरेशिया को इसके थ्रू डिवाइड कर दिया, बाद में यूरोपियन यूनियन भी बनी होगी। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि जितनी भी ये कंट्री दिखाई पड़ रही है यहाँ पे सब, ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। रशिया को बोला होगा तुम्हें पार्ट बनना, उसने मना कर दिया, नहीं बनना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरेशिया को कहां से कहां डिवाइड किया जा सकता है, बस इतनी चीज पूछी जा सकती है आपको। जनरली पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग, अब इसको बोलते हैं ओशिएनिया। देखो ऑस्ट्रेलिया जो आप कॉन्टिनेंट बोलते हो ना, उसको कई जगह पर ओशिएनिया भी बोला जाता है। कॉन्टिनेंट वाइज ऑस्ट्रेलिया तो वैसे देखा जाए तो एक कंट्री है, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया को कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्टिनेंट भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया नहीं आता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो तो उसमें ये सब चीजें आती हैं। कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया तो आता ही आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, पापुआ न्यू गिनी भी उसी में आता है, इधर ये मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब उसी का पार्ट है, जिसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? ओशिएनिया। क्या बोलते हैं? ओशिएनिया। तो डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिएनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया अ कॉन्टिनेंट एंड अ कंट्री, ओशिएनिया क्या? अ रीजन दैट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया प्लस नियर बाय पैसिफिक आइलैंड्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओशिएनिया। ठीक है, तो बहुत जगह पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को एज अ कॉन्टिनेंट बताते हैं। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया को एज अ कॉन्टिनेंट बता रहे होते हो तो आप ये सब कुछ कवर अप कर रहे होते हो। ऑस्ट्रेलिया को केवल कंट्री बता रहे होते हो तो आप सिर्फ ये कवर कर रहे होते हो। ठीक है, यस सर। उधर वो पापुआ न्यू गिनी और पापुआ दोनों कंट्री है, बट वहां पे पापुआ न्यू गिनी लिखा है, पापुआ नहीं लिखा सर। अरे तो लिख लेना भाई, मैंने तो ऐसे ही एक रैंडम पार्ट उठा करके जो कलर है वो ओशिएनिया पूरा कहलाता है। हाँ, ये पूरा का पूरा ओशिएनिया में आता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक आध चीज नहीं लिखी है तो वो है नहीं, है वहीं पे ही है। अब ऐसे तो सामुआ भी आता है लेकिन सामुआ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, आगे जब पढ़ने जाएंगे तब मैं बता दूंगा सारी चीजें। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं। जो आपसे पूछा जाता है कि ओशियन और सीज में क्या डिफरेंस होता है, ओशियन और सीज में क्या डिफरेंस होता है। ओशियन इज अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर दैट सराउंड्स कॉन्टिनेंट्स एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशियन मतलब अपने आप में क्या हो गया, ओशियन को हम लोग क्या बोलते हैं, महासागर, हिंदी में बोलते हैं महासागर। मतलब एक बहुत बड़ी बॉडी है, सॉल्टी वाटर है, और ये क्या कर रही है, कॉन्टिनेंट्स को सराउंड कर लेती है, ठीक है। और उसको याद करने का आसान सा तरीका है ये पैसा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक, ठीक है, अभी चल के देख भी लेंगे सब जगह पर। ओशियन एंड सी में डिफरेंस क्या है, ओशियन क्या है, वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। सी क्या है, स्मॉलर पार्ट ऑफ एन ओशियन यूजुअली पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। अब होता क्या है, जब आप समुद्र यानी कि सी, समुद्र डिफाइन करने जाते हो, जो छोटी बॉडी है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही किसी देश या किसी लैंड मास के पास पहुंचेंगे तो उसके आसपास हम क्या कर देते हैं, उसी बड़े ओशियन के कुछ पार्ट को हम बोल देते हैं कि ये समंदर है। जैसे अरेबियन सी है, तो आप देखना इंडिया और अरेबियन कंट्रीज के बीच में जो उसी बहुत बड़े ओशियन का पार्ट है, लेकिन उसको हमने क्या बोल दिया कि ये अरेबियन सी हो गया। जो येलो सी है, रेड सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं कि अब कैस्पियन सी का एक केस अलग हो गया है क्योंकि वो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, तो वो ओशियन का पार्ट नहीं है। बट जनरली जो सीज बनते हैं क्या होते हैं, वो ओशियन का पार्ट होते हैं, और क्या होता है कि किसी ना किसी लैंड मास के आसपास होते हैं। इसको जगाते रहना भाई, इतना क्यों खाना खा लेते हो यार कि तुम्हें नींद ही आ जाए, बैठे बैठे नींद ही आ रही है। एक तो टाइमली सोया करो रात में, और सुबह टाइमली उठा करो, ठीक है। ये सब मत करो कि रात में 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, ये सब मत किया करो यार। तो इसको बोलने के बाद भी वो सो रहा है आराम से। हद है यार। यहां तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है, तुम सो रहे हो, इंटरव्यू में क्या करोगे जाकर के, पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशियन एंड सी, तुम सो जाओगे वहीं पे, मुंह खोल दोगे तो पता नहीं सर ने पढ़ाया था, हम सो गए थे। तो जो बेसिक डिफरेंस है ओशियन और सी में, वो क्या है कि ओशियन बहुत बड़ी बॉडी है और सी क्या है, छोटी बॉडी है। ओशियन जनरली क्या होते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स को सराउंड करते हैं। सी क्या होते हैं, जनरली कंट्रीज के आसपास होते हैं, लैंड मास के आसपास होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने वो डिफरेंस भी लिख रखे हैं, ये दोनों डिफरेंस भी लिख रखे हैं, आप इसको भी देख करके बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब यहां पे आते हैं, देखो यहां पे मैंने पूरा एक मैप सा बना रखा है, यहां पे आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। सीज पे बात हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े ओशियंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ ये जो इंडिया दिखाई पड़ रहा है, इंडिया, ये इंडिया के नीचे वाला पार्ट पूरा, ये किस में आ रहा है, ये इंडियन ओशियन में आ रहा है। अब क्या इसके बीच में बहुत सारे सीज हैं, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ साउथ चाइना सी आ जाएगा, ईस्ट चाइना सी आ जाएगा, अरेबियन सी आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखोगे तो यहां पे भी ये पानी की लाइन सी बनती हुई चली जा रही है। ये बड़ा पार्ट हो गया। इधर एशिया, सॉरी अफ्रीका के नीचे, ये अंटार्कटिका के ऊपर, इधर जब आओगे ना, इधर ये सदर्न ओशियन है। अब ये सदर्न ओशियन जो है वो इंडियन ओशियन से मिलता है। यहां अफ्रीका के इधर रह रहे हो तो आपको इंडियन ओशियन दिख रहा है, अफ्रीका के उधर दिखोगे तो साउथ अटलांटिक ओशियन काफी बड़ा, ऊपर नॉर्थ की साइड जाओगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। यहां अमेरिका के इधर आओगे तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये पूरा ओशियन यहां से घूम करके इधर से भी आ जाएगा, ये नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक ओशियन। समझ में आ रहा है? तो ओशियन समझ में आ गए कि कौन कौन से ओशियंस हैं, क्लियर, ठीक है ना। हाँ, ऊपर आर्कटिक ओशियन है इधर, जहां देखो आर्कटिक और इसके उल्टे में आ जाता है एंटार्क्टिक, तो ये ऊपर वाला पार्ट है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन से थोड़ा नीचे आओगे नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। अफ्रीका के ये वाले साइड पे है अटलांटिक, ये वाले साइड पे है इंडियन। नीचे जाओगे तो सदर्न। अमेरिका के पीछे निकल जाओगे तो पैसिफिक, जो साउथ साइड में है साउथ पैसिफिक, नॉर्थ साइड में है नॉर्थ पैसिफिक,
नेबर ओशियन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, नेबर ओशियन क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करना भी मुश्किल काम होता है, हालांकि डिफाइन करी हुई है, लेकिन नेबर ओशियन पूछने के बजाय वो तुमसे ये पूछ सकता है कि विच वन इज द डीपेस्ट और लार्जेस्ट एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है, तो उसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, स्मॉलर टू बिग अगर आपको जाना है तो स्मॉलर टू बिग जाने का तरीका कौन सा, सबसे छोटा है आर्कटिक, सबसे बड़ा है पैसिफिक। डेप्थ और एरिया वाइज जनरली हमसे जो पूछा जाता है डेप्थ और एरिया वाइज ही पूछा जाता है। एक और तरीका भी होता है कि कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग कौन सा बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने सिलेबस में आज तक कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा पैसिफिक है, सबसे छोटा आर्कटिक है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीज की, क्योंकि आपसे क्या, अब वैसे तो दुनिया में जाओगे तो पता नहीं कितने समुंदर है, बेहिसाब समुंदर है, हम सारे के सारे याद कर भी नहीं सकते। हमसे क्या पूछे जाते हैं, हमसे पूछे जाते हैं कि टेल मी द नेम ऑफ 10 डिफरेंट सीज, 10 समुंदर के नाम बता दो। तो आपको अगर वो 10 भी याद होंगे, 5 से 10 याद रखने चाहिए। अगर आपको 10 पता होंगे तो आपका काम हो गया है। ठीक है, तो हमें वो 10 याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे जो 10 हैं, यहाँ पे जो 10 हैं उनको याद, एशिया इज सराउंडेड बाय मेनी इंपॉर्टेंट सी ऑन डिफरेंट साइड्स, हियर आर द मेजर वंस। तो पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं और बाद में यहाँ पे तुम्हें दिखाते भी जाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा है कौन सा वाला नहीं है। देखो ईस्ट, बल्कि मैं तुम्हें सजेस्ट क्या करूंगा कि ये जो है ना इसको गूगल अर्थ पे डालना, ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। गूगल अर्थ पे डालोगे या मैप पे तुम अगर डिनोट करते जाओगे तो तुम्हें भी याद हो जाएंगे। एशिया के ईस्ट में आते हैं बेरिंग सी, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना, साउथ चाइना। देखो नाम से बेरिंग सी हमें वहीं ढूंढना पड़ेगा, अभी ढूंढेंगे वहां पे। सी ऑफ जापान मतलब जापान के पास होगा, ईस्ट चाइना, साउथ चाइना चाइना के पास होंगे, साउथ ऑफ एशिया मतलब एशिया के साउथ में, और अच्छा साउथ ऑफ एशिया में कौन कौन से होंगे, अरेबियन सी होंगे, लैकेडिव, लक्षद्वीप देखते हो लक्षद्वीप, उसके आसपास जो है वो लैकेडिव है। वेस्ट ऑफ एशिया में मेडिटेरेनियन सी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला सी है, रेड सी इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ब्लैक सी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर नॉर्थ ऑफ एशिया में आ गया कारा सी, लैप्टिव सी एंड ईस्ट साइबेरियन सी, इतने। तो अगर तुम देखोगे ना तो इसमें ही तुम्हें 10 मिल जाएंगे, एशिया के आसपास ही तुम्हें 10 मिल जाएंगे। जैसे इस छोटे वाले मैप में मैंने यहां पे दिखा रखा है, देखो डेड सी, हाँ डेड सी भी आता है उसी जगह। यहां देखना, पहले देखते हैं इधर जापान, जो इंपॉर्टेंस वाले पहले वो देखते हैं, क्योंकि आपका जो सी रूट होता है ना वो यहीं से ही जाता है। अगर आपको जापान जाना हो तो ये जो हिस्सा है, ये जब आप मैप में जाओगे तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ये है जापान। तो यहां पे क्या आ जाता है, ये आ जाएगा सी ऑफ जापान। ये चाइना दिखाई पड़ रहा है, चाइना के ईस्ट में आओगे तो ईस्ट चाइना, और चाइना के साउथ में आओगे तो साउथ चाइना। ठीक है, एक और भी है जो इसमें शायद दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आगे दिखा दूंगा आपको। यहां पे आता है कि येलो सी, ठीक है येलो सी आता है। अच्छा इधर फिलीपींस दिख रहा है, ये फिलीपींस है, तो फिलीपींस के ऊपर कौन सा हो गया, फिलीपींस ही हो गया। ठीक है, फिलीपीन के जस्ट नीचे, हो सकता है वहां नाम ना लिखा हो लेकिन मैं डायग्राम में दिखाते जा रहा हूं। ठीक है, ये है सेलेबस सी, सेलेबस सी। ठीक है, अच्छा अब इधर आना जरा, इंडिया के आसपास देखते हैं। इंडिया और अरेबियन कंट्री के बीच में आता है अरेबियन सी, इधर मैंने बताया था लक्षद्वीप आता है तो वो लैकेडिव सी। ठीक है, यहाँ पे जहां अंडमान एंड निकोबार आ रहा है वहां पे आ गया अंडमान सी। ठीक है, इधर थोड़ा और नीचे आओगे, जावा के पास में आओगे तो क्या आ जाएगा, ये जावा सी। कई तो कंट्री के ही नाम पे हो गए। ठीक है, जावा सी से थोड़ा सा और इधर आओगे तो ये आ जाएगा फ्लोरेस सी। अगर फ्लोरेस नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, टिमोर सी याद रखो, ये छोटा सा पार्ट है इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये है टिमोर सी। टिमोर के साइड में आओगे तो आराफुरा, बेंडा सी, बिस्मर्क सी। ठीक है, और यहां आएगा सोलोमन सी। अब कुछ नाम वहां लिखे हुए थे, कुछ इसमें लिखे हुए थे, मैंने सारे के सारे आपको पहले ही बता दिए हैं। आप इनमें से जितने याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका अपने हिसाब से देखो कि जैसे या तो गूगल अर्थ से याद रखो या इसके ऊपर बना करके याद रखो, आपको वैसे याद रखने। ये मैंने खैर ये पूरा बड़ा भी बना दिया है मैंने, वो जो चीजें वहां पे दिखाई थी वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। इसके अलावा अभी हम और इधर जाएंगे तो अब जैसे ये है अरेबियन सी, आपको दिखाई पड़ रहा है, अरेबियन सी से इधर जा रहे हो, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां पे सारा पंगा हो रहा है, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो जब हम स्ट्रेट पढ़ेंगे तब यहाँ पे आएंगे, फिलहाल हम सीज की बात कर रहे हैं तो आपको 10 सीज तो आपको यहीं दिखाई पड़ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जब सीज हम देख रहे होते हैं ना तो सीज के साथ साथ में एक चीज और पूछी जाती है कि बेसिन, बेसिन क्या होता है।
आपने वॉश बेसिन देखा है? क्या होता है वॉश बेसिन? अ बेसिन इज अ लो एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय हायर लैंड वेयर वाटर कलेक्ट्स। तो यहां पे भी जो बेसिन बन रहा है वो कैसा है कि बाकी की आसपास की जो जमीन है वो हायर लैंड है और नीचे वो लोअर लैंड है, और वहां पे पानी भरा हुआ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसिन। तो जब आप अफ्रीका में आओगे तो अफ्रीका में आपको बहुत सारे बेसिन मिल जाते हैं। बेसिन कैसे याद रखना आपको पता चल गया? अफ्रीका में आओगे तो आपको बहुत सारे बेसिन मिल जाते हैं। यहां पे देखना, अब पहले मैं थोड़े से सीज और यहां पे बता देता हूं। आपको पता है कि ये वाला पार्ट जो था ये एशिया वाला पार्ट था, ये मैंने आपको दिखाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। उसके थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे जो है ना गल्फ भी बताऊंगा आगे कि गल्फ क्या है। ये है गल्फ ऑफ एडन। यहां से जब आप एंट्री कर रहे हो इसको हम बोलते हैं बाबल मांडव स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबल मांडव, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये लोग बात कर रहे थे कि जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोक दिया है, हम बाबल मांडव स्ट्रेट को भी रोक देंगे और यहां से कोई भी चीज आने नहीं देंगे। अच्छा, और ट्रांसपोर्टेशन के टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि मान लो कोई चीज इंडिया से जानी है, एक तरीका तो ये कि हम यहां नीचे से जाएं सेफली, और दूसरा तरीका है कि यहां से निकल जाएं। यहां से टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। तो बाबल मांडव स्ट्रेट जो है इसका बहुत अपना इंपॉर्टेंस है। और ये कहां पे आ जाती है? ये आती है, ये जो पतला सा सी दिखाई पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं रेड सी। रेड सी से आगे जाओगे, यहां निकलोगे, एक बहुत छोटी सी कनाल बनी जिसको बोलते हैं सुएज कनाल। और ये सुएज कनाल जो मिलती है किसको मिलती है? मेडिटेरेनियन सी को। और ये मेडिटेरेनियन सी यहां से यहां जब निकलना होता है तो बीच में आती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये जो सी रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हम यहां से गल्फ ऑफ एडन से घुसेंगे, बाबल मांडव स्ट्रेट में जाएंगे, रेड सी में जाएंगे, सुएज कनाल में जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए अटलांटिक ओशियन को मिल जाएंगे। ठीक है, काफी सारे सी रूट्स में इसका यूज होता है। अच्छा, अब अगर वो वैसे बेसिन नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर वो आपसे पूछेगा तो यहाँ पे सोमाली बेसिन है, सोमालिया के पास सोमाली बेसिन है, मेडागास्कर के पास मेडागास्कर बेसिन है, यहाँ पे एक नेटल बेसिन है, यहाँ पे एक गिनी बेसिन है, ठीक है, अंगोला बेसिन है, केप बेसिन है, कॉन्गो बेसिन होगा आगे। तो आप कोई भी 3-4 नाम याद रख सकते हो। हालांकि बेसिन वो ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन फिर भी 3-4 नाम याद रख लो कि कौन कौन से हैं। क्लियर है ये? देन अच्छा देखना, हम लोग सी तो देखते ही जाएंगे, सी तो देखते ही जाएंगे, सी के साथ में और क्या क्या चीजें आ रही हैं वो भी देखते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। ये देखना, इधर जहां से एशिया और यूरोप डिवाइड हो रहे थे, जो ये यूराल माउंटेन वाली चीज चल रही है, जस्ट ऊपर आओगे यहां पे है कारासी। ठीक है, कारासी से थोड़ा सा लेफ्ट में आओगे तो आ जाएगा बेरेंट सी। बेरेंट सी से नीचे आओगे ना, देख रहे हो ये पूरा प्रॉपर लैंड लॉक सी, बस इतनी जगह है निकलने के लिए, इसको हम बोलते हैं व्हाइट सी, व्हाइट सी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बीच में ये व्हाइट सी से ये फिनलैंड से इधर आओगे तो ये क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया, और गल्फ ऑफ बोथनिया के नीचे है बाल्टिक सी। ठीक है, ये है बाल्टिक सी। हालांकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये पूरा यूराल माउंटेन और यूराल रिवर मिलते मिलते यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो मेरे बचपन का फेवरेट है कैस्पियन सी, जो मुझे याद रहता था, बस यही याद रहता था। और कैस्पियन सी के पीछे थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक सी। ठीक है, यस, हाँ, ऑलमोस्ट पूरा लैंडलॉक है। और ब्लैक सी के नीचे जाओगे ना यहाँ पे, तो होता क्या है कि ब्लैक सी के नीचे एक और सी है, मेडिटेरेनियन नहीं, इसको हम बोलते हैं एगन सी, इसको हम बोलते हैं एगन सी। और इनको जो जोड़ रहा है उसको हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, अब इधर और ज्यादा तो याद करना है। अब यहां से ये जो, अब तुम बोलोगे सर ये मेडिटेरेनियन सी है, लेकिन मेडिटेरेनियन सी का एक छोटा सा पार्ट है ये एगन सी। ये है पूरा मेडिटेरेनियन का ही पार्ट, लेकिन इसको हम बोलते हैं एगन सी। ठीक है, तो अगर 10 सीज याद रखने हैं तब तो आप याद रख ही लोगे। मैंने कई सारे तरीके, कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जो कंट्री के नाम पे हो गए, कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कलर के नाम पे हो गए। भाई व्हाइट सी मिल गया, येलो मिल गया, व्हाइट और ब्लैक मिल गया, एक येलो और रेड मिल गया, 4 तो तुम्हें ऐसे ही याद हो गए। ठीक है, फिर कंट्री के नाम पे याद रख लो, साउथ चाइना, ईस्ट चाइना,
जापान, ठीक है, अरेबियन, उसके बाद उसके अलावा मेरा फेवरेट कैस्पियन, कारा सी, यहां पे याद रख सकते हो। कारा सी के इधर साइड में आओगे तो बेरेंट्स, मतलब आप याद रख सकते हो, आपको 10 सीज आराम से मिल जाएंगे और लोकेशन भी आराम से मिल जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब इसके बाद आती है गल्फ, कि गल्फ क्या होती है। तो देखो गल्फ क्या है, अ गल्फ इज अ लार्ज एरिया ऑफ सी वाटर दैट इज पार्टली इनक्लोज्ड बाय लैंड। अगर गल्फ का कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपको ये बताना है कि लार्ज एरिया, किसका लार्ज एरिया? सी का, ये सी का ही पार्ट है। लार्ज एरिया ऑफ सी वाटर दैट इज पार्टली इनक्लोज्ड बाय लैंड। और गल्फ सी में जो इंपॉर्टेंट गल्फ्स है उसमें से एक है पर्शियन गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सारे के सारे हैं। हालांकि ये मैक्सिको और उसमें हम जाएंगे जब हम अमेरिका तक जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम पर्शियन गल्फ की बात करेंगे। तो पर्शियन गल्फ आप सभी लोगों को पता है कहां पे है, पता है या नहीं पता? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। गल्फ ऑफ एडन कहां पे? अभी जहां पे मैं बाबल मंडप मिला रहा था, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा अब इसमें भी अगेन यहाँ पे कई सारे सीज के नाम लिखे होंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और सीज के नाम के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि बे क्या है, क्योंकि कई बार वो पूछता है कि व्हाट इज गल्फ, व्हाट इज बे। अ बे इज अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड। डेफिनेशन वाइज याद करोगे तो बे क्या है? ब्रॉड इनलेट ऑफ सी। सी का, समुंदर का ही पार्ट है, लेकिन क्या है? ब्रॉड इनलेट। ब्रॉड मतलब जो चौड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड, जहां पे लैंड अंदर की तरफ कर्व हो रही होती है। जैसे बे ऑफ बंगाल आपको एक दिखाई पड़ेगा, ठीक है, हडसन बे है, सैन फ्रांसिस्को बे है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? गल्फ ऑफ बे, गल्फ और बे में लार्ज एंड मोर इनक्लोज, बे क्या होता है? स्मॉलर एंड लेस इनक्लोज, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखो तो यहां पे आपको कई सारे सीज दिखाई पड़ जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ऊपर देखोगे तो अमेरिका वाला पार्ट है, ये ऊपर देख रहे हो आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। ये अमेरिका, अमेरिका में देखना जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है उसमें एक बड़ा वाला पार्ट किसका है? यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट के दो टुकड़े हैं, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा है, ठीक है। और ये बीच में जो आता है ये पूरा का पूरा कनाडा है। यूएस के नीचे ये आ रहा है मैक्सिको, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक पार्ट और अलग रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के पास में एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम बोलते हैं आइसलैंड। इन दोनों की कहानी क्या है कि ग्रीनलैंड ग्रीन नहीं है और आइसलैंड पे आइस नहीं है, दोनों का उल्टा है। ग्रीनलैंड पे आइस है और आइसलैंड ग्रीन है। अच्छा अब थोड़ा इधर आ जाते हैं दोबारा से वापस में। देखो मैक्सिको और यूएस दोनों से मिला हुआ ये हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। गल्फ की बात अगर कर रहे हैं तो अब ये बोल रहा है कि इसको गल्फ ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं। एक बार चेक कर लेना, अगर गल्फ ऑफ अमेरिका नाम रख दिया गया होगा तो गल्फ ऑफ अमेरिका बोल देना। बट तुम्हें याद रहना चाहिए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को ही बाद में चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया। यहां से जब हम आ रहे हैं, सीज का नाम याद रखने के लिए बता रहा हूं, यहां से जब हम लोग आ रहे हैं तो यहां पे ये है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। ग्रीनलैंड के ऊपर है ग्रीनलैंड सी, ठीक है। अच्छा यूएस और अमेरिका जहां पे मिलते हैं, ये यूएस का एक पार्ट ये आता है ना, ठीक है, ये जहां पे मिलते हैं ये है ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। उधर देखना अमेरिका और ये रशिया वाला पार्ट है। ये बेसिकली इसको हम लोगों ने शुरू में देखा था एशिया में, इसको हम बोल रहे हैं बेरिंग सी, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेरिंग सी। तो अगर आपको नाम याद रखने हो तो आप इतने नाम याद रख सकते हो। इसके अलावा कंट्रीज के साथ में एक और यहाँ पे है, दैट इज कैरेबियन सी, जहां पे कैरेबियन कंट्रीज आती हैं जिनको हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं। कैरेबियन कंट्रीज, वो वाला सी यहाँ पे आ गया। सर वो जो दोनों पार्ट्स डिवाइड कर रहा है यूएसए और रशिया को, वहां पे बीच में कौन सा सी है? बेरिंग, बेरिंग या अच्छा ये वो बेरिंग स्ट्रेट है, हाँ वो है बेरिंग स्ट्रेट, और वो जो सी है उसको हम बोल रहे हैं बेरिंग सी, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रेट की, क्योंकि अब हम लोगों ने स्ट्रेट भी देख लिए। तो स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज एंड लाइज बिटवीन द टू लैंड मास या लैंड एरियाज। ये जो जनरली के होते हैं ये होते हैं नेचुरल, क्योंकि कई बार जब डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो हम बोलेंगे नेचुरल है। और कैनाल क्या होगी? मैन मेड, ठीक है। हैं दोनों ही
सकरे से रास्ते हैं, पतले से रास्ते हैं, और दो लैंड मासेस को अलग कर रहे हैं और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट में क्या क्या आ जाएगा? स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बेरिंग स्ट्रेट मैंने अभी आपको दिखाई दिया है पीछे, ठीक है। स्ट्रेट के बारे में वैसे भी हम काफी सारी बातें कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हमने देखा, बाबल मंडप देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखा, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं, अभी आगे भी देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ मलाका, सुंडा स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, सब देखेंगे, ठीक है। बट वो जनरली आपसे पूछता है 3 या 4, 3-4 स्ट्रेट पूछने के साथ में वो आपसे ये भी पूछेगा कि कौन कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी याद रखना है, और कौन कौन से लैंड मासेस के बीच में है वो भी याद रखना है, ठीक है। कनाल क्या होगा? कनाल इज एन आर्टिफिशियल और मैन मेड वाटरवे कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ बोट्स टू पास और टू कैरी वाटर फॉर इरिगेशन। जैसे सुएज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पनामा कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंदिरा गांधी कनाल भी है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, इंडिया के लेवल पे, सिर्फ इंडिया में ही काम होता है इससे। अब देखो यहां पे क्या है, मैंने कुछ कुछ नाम पहले से ही डाल रखे हैं ताकि आप इसको आराम से याद कर पाओ, ठीक है। तो नोट्स देखोगे तो नोट्स में याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, किसको कनेक्ट कर रहा है, किसके बीच में, सब लिखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वैसे याद करोगे तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है। किसके किसके बीच में? स्पेन और मोरक्को। स्पेन कहां पे आता है? यूरोप में। मोरक्को किस में आता है? अफ्रीका में आता है, ठीक है। दूसरा है बेरिंग स्ट्रेट, अभी देखा, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा था। रशिया और अमेरिका, अलास्का वाला जो पार्ट है अमेरिका का, उसके बीच में था। स्ट्रेट ऑफ मलाका अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, नीचे आता है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट ये इंडिया के नीचे आता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अब तो सबको याद ही हो चुका होगा कि पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आता है, ईरान और ओमान के बीच में है ये, ठीक है। बॉस्फोरस अभी देखा हम लोगों ने, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, या वो जो एगन सी था, जहां मैं एगन बोल रहा था ना, सी ऑफ मरमरा, वहीं पे सी ऑफ मरमरा भी है, वहीं पे सी ऑफ एगन भी है, उसके बीच में आता है, ठीक है। और नहीं, सी ऑफ मरमरा शायद ऊपर था। यूरोपियन टर्की एंड एशियन टर्की को सेपरेट कर रहा होता है। देन एक और है ये डरडेनलस स्ट्रेट। अब तुम्हें अगर नाम याद नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला था 4 से 5 याद रख करके चलो। डरडेनलस कहां पे आता है? एगन सी और सी ऑफ मरमरा, जो एगन सी मैंने नीचे दिखाया था ना, वहां पे आता है डरडेनलस स्ट्रेट। देन स्ट्रेट ऑफ डावर, ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में आता है, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। देन मोजाम्बिक चैनल है। अब ये चैनल भी पूछ लेते हैं, ये भी स्ट्रेट की तरह काम करते हैं, चैनल जो है, हालांकि बड़ा पार्ट होता है ये। तो ये इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से जाते हैं। नाम मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, किसको किसको कौन कौन कनेक्ट कर रहा है, तुम्हें याद करने के लिए एक अच्छा चांस मिल जाएगा। अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक। और ये कौन सा है? ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब तुम यहां पे देखना, ये था ब्लैक सी, मैंने पहले ही बताया था, बीच में आएगा यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, यहां पे आएगा अपना जो अभी हमने पीछे देखा था बॉस्फोरस, और बॉस्फोरस के नीचे यहां पे एक और आएगा डरडेनलस, दैट इज एगन के, सी ऑफ एगन और मरमरा, सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ये चलो और आगे डायग्राम में ही देख लेंगे। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, बता दिया है मैंने कहाँ क्या कनेक्ट कर रहा है, आगे देखता हूँ आगे। हाँ, बेरिंग स्ट्रेट, ये तो खैर हमने पहले ही देख रखा था, ये अलास्का और रशिया के बीच में आ रहा था, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट के नीचे एक सी है जिसको हम बोलते हैं बेरिंग सी, इसके ऊपर एक अजीब से नाम का सी है जिसको हम बोलते हैं चुकची सी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ब्यूफोर्ड सी। तो अब अगर तुम्हें याद रखना हो तो याद रख सकते हो कि कौन कौन सी बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, नहीं याद रखते हो तो रहने दो, कोई दिक्कत भी नहीं है। पाक स्ट्रेट के लिए अभी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर के बाद, यहाँ पे, हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पाक स्ट्रेट के लिए भी जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सी रूट्स होते हैं ना, कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कहां से जाओगे, या इंडिया से चाइना जाना है, तो हमें जनरली एक ऐसा रास्ता बताना होता है जो बिजीएस्ट हो।
तो स्ट्रेट ऑफ मलाका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जब आप कंट्रीज में देखोगे, इंडिया के इधर साइड पे आओगे तो ऊपर जो है एक ये मलेशिया है, मलेशिया के इधर एकदम नीचे कोने में आ जाएगा सिंगापुर, और मलेशिया के नीचे जो है ये है इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो ये बन रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका। और इंडोनेशिया के ही दो पार्ट हैं, इनके बीच में जो बन रहा है दैट इज सुंडा स्ट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और ये लोम्बोक स्ट्रेट भी है, लेकिन तुम नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। मैंने बोला था 5 स्ट्रेट याद रखना, अगर 5 स्ट्रेट याद रखनी है तो मैं स्ट्रेट ऑफ मलाका को तो कभी नहीं भूलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबल मंडप को कभी नहीं भूलूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी नहीं भूलूंगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कभी नहीं भूलूंगा, पाक स्ट्रेट कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि इंडिया के नीचे ही है। तो ये 4-5 तो ऐसे हैं जो हमें हमेशा ही याद रहने चाहिए। देखो पाक स्ट्रेट में यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये है, ये देखिए, ये पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब आप देखो ये इंडिया का जो पार्ट है यहां धीमे से श्रीलंका से कनेक्ट हो रहा है, ये राम सेतु है, ये पाक बे है। ठीक है, ये वो जाफना, जाफना का नाम बहुत बार सुना होगा, कई जाफना एक जगह है जो इधर आती है, कहां पे, श्रीलंका में, और कई लोग इधर से भाग करके इंडिया आते हैं। ठीक है ना, ये पाक स्टेट कहां पे आ रही है, यहीं पे ही आ रही है। गल्फ ऑफ मन्नार ये वाला एरिया है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ये वाला एरिया है, इसके बीच में क्या है, पाक बे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडिया के पास में आता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, कई सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो भाई सबको पता ही, ये गल्फ ऑफ ओमान, और यहां से जा रहे हैं हम लोग गल्फ ऑफ पर्शिया, इसके बीच में जो ये पार्ट आ रहा है ये कौन सा आ रहा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे कई सारे वो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ इसके आसपास के पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो पोर्ट भी जैसे ईरान में आता है ये बंदरे अब्बास, ठीक है, अल खसाब, ऐसे 3-4 याद करके रख लो, अगर बाई चांस पूछे तो 2 से 3 तुम्हें पता होने चाहिए कि कौन कौन से पोर्ट इसके पास में आते हैं, क्योंकि वो आपसे ये पूछेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों है, इसके आसपास के पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, तो आपको पता होने चाहिए। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, बॉस्फोरस मैं पहले भी बता चुका हूं, वैसे ये ब्लैक सी था और ये नीचे सी ऑफ मर्मरा है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गया है। उसी के नीचे जाओगे तो आपको डार्डेनलस स्ट्रेट भी मिलेगा, अभी थोड़ा नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे सी ऑफ मर्मरा से नीचे जाएंगे तो वहां पे हमें डार्डेनलस स्ट्रेट भी मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं होना चाहिए। ये देखो, देखो ये वाला जो पार्ट था ये ब्लैक सी से इधर नीचे आए तो हमें क्या मिल गया, बॉस्फोरस। ये जो बीच में सी है दैट इज सी ऑफ मर्मरा, और यहां से जब आप बाहर आ रहे हो दैट इज जब आप एगन सी में मिल रहे हो तो ये है आपका डार्डेनलस, ये जो है ये है दैट इज डार्डेनलस स्ट्रेट। हालांकि डार्डेनलस स्ट्रेट के बारे में कोई पूछता नहीं है, वो जब तक आपसे तो वो पहले क्वेश्चन पूछेगा क्या कि टेल मी द नेम ऑफ 3 स्टेट्स और 4 स्टेट्स और 5 स्टेट्स, मोस्टली तो 3 ही पूछते हैं। और 3 स्टेट्स के साथ में आपसे क्या पूछेंगे, आपको तो 3 इंपॉर्टेंट बतानी है, और क्या पूछेंगे, कौन कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं बता दो, कौन कौन से लैंड मासेस के बीच में है वो बता दो, बस इतना पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आता है कनाल, तो कनाल में कौन कौन सा है, एक है सुएज कनाल जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आपका असाइनमेंट है एक्चुअली, जब लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे ना तो हमने पहले लेक्चर में इतनी ही चीजें करी थी, तो उसमें मैंने बोला था कि आपका असाइनमेंट क्या होगा कि आप ढूंढोगे कि सुएज कनाल कहां पे है, हालांकि वो मैं पहले ही बता चुका हूं कहां पे है। ठीक है, पनामा कैनाल कहां पे है, पनामा कैनाल है पनामा के पास में, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, पनामा एक कंट्री है वहां पे है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक है कील कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है, कील कैनाल। कील कैनाल कहां पे आती है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के पास आती है, लोकेशन है इसका जर्मनी। फिर है कोरिंथ कनाल, कोरिंथ कनाल आता है एगन सी और आयोनियन सी के बीच में आता है, उसको हम बोलते हैं कोरिंथ कनाल। एगन अभी हम लोगों ने देखा था, वो ब्लैक सी के नीचे वाला पार्ट जो था, मेडिटेरियन में था। ठीक है, फिर एक आता है ये सेंट लॉरेंस सीवे, अगर आप इसको नहीं भी याद रखना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। ग्रैंड कनाल याद रख लो, ये चाइना में आता है ग्रैंड कनाल। ठीक है, आपसे कितने पूछेगा, 3 कनाल पूछेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई 3 कनाल याद रखने हैं तो सुएज, पनामा और कील,
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी इंडिया में ही आता है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, हम लोग बस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो इंडिया में आता है, लेकिन इंपॉर्टेंस वाले तो मुझे यही 3-4 दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो लिखा भी हुआ है कि अगर आपको माइंड मैप बनाना होगा, क्विक माइंड मैप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक है सुएज, एक है पनामा और एक है कील। ये 3 आपको याद अगर होंगे ना, ये क्या हो रहा है यार, ऊपर कुछ और कलर आ रहा है, ठीक है, सुएज कनाल, पनामा कनाल और कील कनाल, ये 3। चौथा आपको याद रखना तो कोरिंथ याद रख सकते हो। ये 4 कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कनाल मतलब कोई 3-4 याद रख लो। ग्लोबल के हिसाब से तो सुएज और पनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन याद रखना होगा तो कील और कोरिंथ याद रख सकते हो। अमेरिका वाला सेंट लॉरेंस हो गया। एशिया रशिया वाले ग्रैंड और वोल्गाडोर हो गए। तो आपको जो भी 3 या 4 याद रखने हो याद रखो, लेकिन ये याद रखना कि ये कहाँ पे, इनकी लोकेशन कहाँ पे है और कौन कौन। अगर किसी को नींद वींद आ रही हो तो बाहर आकर के कम से कम 15 से 20 स्क्वाट्स मारने आते हैं ना सबको? नहीं, पनिशमेंट नहीं है यार, तुम लोग एक तो हर चीज को पनिशमेंट तो हमें बनाना पड़ता है। बाकी स्क्वाट्स एक ऐसी चीज है जो जिससे नींद एक्चुअल में खुल जाती है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। स्क्वाट्स मार लो तो ठीक है, मुंह धोने से उतनी भले ही ना खुले, लेकिन स्क्वाट्स मारने से खुल जाएगी। नाउ वी आर कमिंग फॉर इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, which of them are parallel, which of them are intersecting, what is equator, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इसमें इसका पार्ट है। ठीक है, तो देखो पहले तो आप समझ लो कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ फार अ प्लेस इज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब तुम्हें और अच्छी तरीके से याद रखना हो तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस which are going from east to west and coming back to east. Latitudes are, ध्यान से सुनना, latitudes are parallel lines which are going from east to west and coming back to east, या east to west भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। अब उसमें बीच में आती है इक्वेटर, the line which is dividing the earth into 2 parts, one is northern hemisphere, other one is southern, is known as equator. अब इक्वेटर के थ्रू भी याद रखा जा सकता है, और वैसे तो मैंने बता ही दिया कि क्या है, लाइंस क्या होती हैं, मतलब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स को कैसे समझते हैं, देखो जैसे एक सेकंड रुकना जरा, मुझे देखने दो पहले, कहीं पे ये बनाया हुआ है, चलो पीछे ही आ जाते हैं, बैक एक पेज में थोड़ा अलग से निकाल करके ना तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये है अर्थ, तो मैंने क्या बोला कि लैटिट्यूड्स क्या होंगे, पैरेलल लाइंस गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बोला कि इसमें बीच वाली जो लाइन हो जाएगी दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर इज व्हाट, इक्वेटर इज अ लाइन विच इज डिवाइडिंग द होल अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अदर वन इज सदर्न। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो इसको डिवाइड करने का जो तरीका है वो क्या होता है, या लैटिट्यूड्स कैसे बनाए जाते हैं, या मैंने अभी ऊपर पीछे क्या बोला था कि लैटिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ फार अ प्लेस इज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर से अब ये ऊपर आ जाएगा नॉर्थ और ये नीचे आ जाएगा साउथ, तो कितना नॉर्थ या कितना साउथ में है कोई प्लेस वो देखना होता है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं कि ये ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन, कहां तक आ जाएंगे, 90 डिग्री तक आ जाएंगे। ठीक है, अब 1 डिग्री पे क्या होता है कि आप यहां से, ये जो सेंटर है और ये जो इक्वेटर है, यहां से 1 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाली लाइन। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन। नीचे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, और 1 डिग्री नॉर्थ पे एक लाइन आई, ये क्या है, इक्वेटर के पैरेलल है। 2 डिग्री पे दूसरी लाइन आई, ये क्या है, इक्वेटर के पैरेलल है, ये भी इक्वेटर के पैरेलल है, और ये पूरी ऐसी गोल लाइन बन रही होगी ऐसा। ठीक है, तो ये जितने भी ये आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहां तक, ऐसे यहां तक आएंगे। ठीक है, टोटल अगर हम देखेंगे तो कितने लैटिट्यूड्स हैं, 181 लैटिट्यूड्स है। ठीक है, इंक्लूडिंग इक्वेटर, और अगर इक्वेटर को हटा करके काउंट करोगे तो 180। समझ में आ रहा है? तो आपको इक्वेटर क्लियर हो गया।
अब इक्वेटर क्लियर होने के बाद अगर हम थोड़ी और चीजें देख लेते हैं कौन कौन सी है, तो ये तो भाई है इक्वेटर अपनी, ये तो दिख ही रही है, सभी को पता होगा कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। अच्छा, तो यहां पे टिल्टेड होने की वजह से जो 23.43 डिग्री नॉर्थ पे आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लैटिट्यूड एट 23.43 डिग्री नॉर्थ, और जितना ऊपर आए इतना ही नीचे आएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ, ये नॉर्थ में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, साउथ में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, ऊपर आओगे 66.57 पाएंगे तो उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और उतना ही नीचे आएंगे तो हम क्या बोल देंगे, एंटार्क्टिक सर्कल। आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पे है, आर्कटिक सर्कल कहां पे है, एंटार्क्टिक सर्कल कहां पे है। तो आपको ये याद रखने हैं, 3-4 तो याद रख लोगे आराम से, ठीक है। अब बात आती है कि लॉन्गिट्यूड्स कहां पे है। लैटिट्यूड को पैरेलल भी बोला जाता है, ठीक है, लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स। लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ फार अ प्लेस इज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लेकिन फिर वही बात है कि प्राइम मेरिडियन क्या है, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक और अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि जो लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं, the lines which are going from north pole to south pole are known as longitudes, ठीक है। अभी कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, टोटल 360, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड है जो कि कहां से जा रहा है, ग्रीनविच से जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। अब उससे ही आप देखोगे कि 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके आप देखोगे टोटल कितनी लाइन बन जाएंगी, 360। ये सारी की सारी लाइंस कैसी होती हैं, सब इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, पैरेलल, लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग। लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। लैटिट्यूड्स क्या मेजर करते हैं, कितना नॉर्थ या कितना साउथ जाना है। लॉन्गिट्यूड्स क्या मेजर करते हैं, कितना ईस्ट या कितना वेस्ट जाना है प्राइम मेरिडियन से। इज दैट क्लियर, ठीक है। बिल्कुल, जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन मैंने बोला कि एक ऐसा, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना रेड कलर का, ये वाली जो, अब देखो इसमें क्या था, जब वो टाइमलाइन डिसाइड करी जा रही थी ना कि कहां पे किसके हिसाब से टाइम होगा, क्योंकि भाई अर्थ तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो कैसे पता चलेगा कि कहां से टाइम डिसाइड किया जाए। तो जिन लोगों ने, मतलब इसका लॉजिक कुछ भी नहीं था, लेकिन बस बात ये थी कि जैसे ग्रीनविच में ही कई सारे लोग थे जो ये सारे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ से जो मेरिडियन जा रही है वही मेरिडियन जो है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, और इसी के हिसाब से सारा का सारा टाइम डिसाइड किया जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और यहीं से वो जीएमटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे के सारे मैंने यहां पे लिख दिए। ये सारा कुछ चैट जीपीटी पे बना हुआ है, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे अगर आप सही कमांड दोगे तो आपको सही चीजें मिल जाती हैं कई बार, लेकिन चैट जीपीटी पे हमें बार बार ये चेक भी करना पड़ता है कि उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि वो कई बार गलत चीजें भी लिख देता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एशिया की। कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि टेल मी द नेम ऑफ 5 एशियन कंट्रीज, देयर कैपिटल्स, देयर करेंसीज, तो आपको वो याद रखनी पड़ेंगी। तो मैंने उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। एक मैंने रख दिया है ईस्ट एशिया, जहां पे चाइना, जापान, कोरिया आ रहा है। वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की आ रहा है, ठीक है। सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया, तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्योंकि केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बनाया हुआ है, आगे देखते हैं, बिल्कुल प्रॉपर आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ईस्टर्न एशिया में आओगे, ईस्टर्न एशिया में देखो यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, जापान, ये वाला जो पार्ट है दैट इज जापान, ठीक है। चाइना तो आपको दिखाई पड़ रहा ही है, ये इतना बड़ा पार्ट जो है ये है चाइना, इतना ये पूरा ये चाइना में, ठीक है, ये पूरा चाइना है।
चाइना के यहाँ साइड में इधर नीचे ऐसे लटका हुआ पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है, ये कोरिया। कोरिया में ऊपर जो है दैट इज नॉर्थ कोरिया और जो नीचे है दैट इज साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का नाम आप लोगों ने किम जोंग की वजह से बहुत सुना होगा, जहां पे एकदम सुपर डेमोक्रेसी चल रही है। और साउथ कोरिया का नाम भी लगभग सबने सुना होगा क्योंकि यहाँ के कोरियन बैंड और वो बीटीएस बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अच्छा, मंगोलिया ये है, ठीक है। अब वैसे कंट्रीज काफी सारे दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक करके हम सारे के सारे देखते जाएंगे। इधर आओ नीचे, अब यहाँ चाइना से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। देखना ये इंडिया, जहां इंडिया देख रहा हो यहाँ पे जाकर के इंडिया खत्म हो, ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। यहां इससे लगा हुआ कौन सा, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के नीचे, म्यांमार से नीचे यहां पे ये कौन सा है, ये थाईलैंड है, ठीक है। ये थाईलैंड के ऊपर जो है दैट इज लाओस, ठीक है। ये है जो चाइना के नीचे, जस्ट यहाँ चाइना के नीचे ये वाला कंट्री है दैट इज वियतनाम, ठीक है। एशिया, मलेशिया के यहाँ पे एंड में सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस ये जो आइलैंड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख सकते हो। बाकी आप अगर भूलना भी चाहो तो भूल जाओ, इंपॉर्टेंट याद रखोगे, 5 भी याद रखोगे तो भी। कई बार वो बोलते देता है कि इंडिया के आसपास के कौन कौन से हैं, तो वो भी याद रख सकते हो कि भाई ये म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये याद, श्रीलंका हो गया, ये याद रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आ गया नेपाल, भूटान, ये छोटा सा पार्ट है, बांग्लादेश यहाँ पे है, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान इधर आ गया और उसके पीछे ईरान। इधर आ जाओगे तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिज, यहाँ पे से अपने को जाना ही नहीं है। हालांकि चाहे तुम मर्चेंट नेवी में जाओ तब भी, मर्चेंट नेवी में बहुत फर्जी तरीके से जाओगे तो शायद यहाँ पहुंच जाओ तुम कभी, बाकी कभी जाना नहीं होता है। और इस साइड आओगे इधर, इधर देखो ये अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। ढंग की कंपनीज इधर भी नहीं जाती हैं, ढंग की कंपनीज जो होती हैं वो इधर भी नहीं जाती हैं, अवॉइड करती हैं इधर जाने के लिए। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो लगभग सारी कंट्रीज यहाँ पे लिख दी गई हैं, जिनको आप आराम से देख करके, इनमें से कुछ 5, जनरली वो 5 पूछता है, 10 भी नहीं पूछेगा, 5 पूछेगा। और उसके साथ में आपसे क्या क्या पूछ लेगा, कंट्रीज के साथ साथ में कैपिटल्स भी पूछ लेगा। मैंने यहाँ पे डाली हुई कंट्री के साथ में कैपिटल के चाइना का, बीजिंग, जापान का, टोक्यो, ये सब तुम अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हें याद रखने हैं, टोटल कितने कंट्रीज हैं और उनके कौन कौन से कैपिटल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। हाँ, कभी कभी वो क्या करता है कि करेंसीज भी पूछ लेता है, लेकिन करेंसी सबकी याद रख पानी तो मुश्किल है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जितनी भी हो उनकी करेंसीज भी याद रखो, उनकी करेंसीज भी याद रखो। अब इसके बाद आते हैं यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत पूछता है, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ। तो यहाँ पे मैंने कंट्रीज भी लिखे हुए हैं और उनके कैपिटल्स भी लिखे हुए हैं साथ में ही, ठीक है। इसको मैप पे देखते हैं टोटल। यहां पे आते हैं, देखो एक ये काफी बड़ी सी कंट्री है, ये बहुत बड़ी सी कंट्री है जिसको हम बोल रहे हैं फिनलैंड। फिनलैंड के इधर पे, फिनलैंड के जस्ट बगल में आओगे तो दूसरी जो बड़ी कंट्री है दैट इज स्वीडन। ये अगर दिख नहीं रही होगी तो मैं दिखा दूंगा, दैट इज स्वीडन। और ऊपर कौन सी है, सबसे ऊपर है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। और स्वीडन के और इधर आ जाओगे तो दैट इज नॉर्वे, ये जो बिल्कुल किनारे लगी हुई कंट्री है दैट इज नॉर्वे, ठीक है। अब स्वीडन, ये वाला पार्ट जो था ये स्वीडन वाला पार्ट है, यहां से इधर आ रहे हो दैट इज डेनमार्क, डेनमार्क यहां पे, हाँ। फिनलैंड के नीचे इधर आओगे तो ये एस्टोनिया, लातविया, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, मुझे पता भी नहीं है क्या है ये। मैं इंपॉर्टेंट पे आ रहा हूं। यूके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसलैंड आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। यहां से इधर आओगे तो ये आ गया यूके और ये आ गया आयरलैंड, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, ठीक है। ये नॉर्थ यूरोप का पार्ट है। देन अब इधर आओ, इधर ये जो मैंने पीछे दिखाया था ना तुम्हें, ये देखो ये वाला पार्ट जो दिखाया था ये फिनलैंड था। फिनलैंड के नीचे 2-3 कंट्रीज थे छोटे छोटे। इस साइड आओगे तो ये रशियन फेडरेशन है, रशिया वाला पार्ट जो है जो वहां पे आ रहा है। रशिया से लगे हुए कंट्रीज तुम याद रख सकते हो। रशिया से लगा हुआ कंट्री जिससे सबसे बड़ा पंगा चल रहा है दैट इज
यूक्रेन, ठीक है, ये वाला पार्ट तो कलर दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, तो दैट इज यूक्रेन, ये वाला पार्ट। ऊपर देखोगे तो बेलारूस, यूक्रेन और बेलारूस दोनों से जुड़ा हुआ पोलैंड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये चेक, और पहले ही पूरा एक था चेकोस्लोवाकिया, अब ये अलग अलग हो गए, चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया है, ठीक है। इसके नीचे है हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। क्या ये सारे याद रखने हैं? नहीं, सारे याद नहीं रखने हैं। यूक्रेन इंपॉर्टेंट वाला है, रशिया इंपॉर्टेंट वाला है, फिनलैंड, स्वीडन, यूके, आइसलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। देन इधर आ जाते हैं, ये सारे के सारे याद रखे जा सकते हैं, ठीक है। इधर नीचे आओगे तो ये आ गया अपना जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ठीक है, और ये लक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटी सी कंट्री स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये आ गया फ्रांस। तो ये इनमें से भी 5 ही कंट्रीज पूछेंगे, आप कोई भी 5 याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, मोनाको, मोनाको ये नीचे है, एकदम नीचे आएगा मोनाको। मोनाको के बीच में वो कुछ बीच में बिस्किट्स आए थे मोनाको के, ठीक है, तो मुझे उस कंट्री का नाम उसी से आता। देन और इधर से और नीचे आ जाओगे तो और दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे सर्बिया आ जाएगा, ठीक है, मैसेडोनिया आ जाएगा, अल्बानिया आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, ये सब और नीचे के कंट्रीज हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यूके के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनको याद रखो। यूके के साथ में उधर स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे के सारे याद रखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। सी रूट्स के लिए ही वो इंपॉर्टेंट है, जहां पे सी आपको मिल रहा है उनके लिए वो वाली कंट्रीज याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज पे। तो अफ्रीका में भी मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका एंड सो ऑन। कंट्रीज के नाम और उनके कैपिटल मैंने पहले यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। डायग्राम वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। जब आप यहाँ से अफ्रीका से यहाँ से चलना शुरू करोगे तो यहाँ से देखते हैं, जो सबसे पहले आ रहा है वो है इजिप्ट। इजिप्ट के जस्ट नीचे सूडान, इजिप्ट के साइड में लीबिया, के साइड में अल्जीरिया और मोरक्को। मोरक्को में इसलिए भी याद रखना होता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहां से होती है, ठीक है। और इधर आ जाएगा ट्यूनीशिया। फिर थोड़ा सा और नीचे आओ तो नीचे बहुत सारी यहां देख रहे हो, ये 1 2 3 4 करके सब छोटी छोटी कंट्रीज है। क्या ये सब कंट्रीज के नाम याद रखने जरूरी है? नहीं है। नहीं, मैंने बोला था 5 कंट्रीज याद रखो, जो 5 इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारी कंट्रीज है, मैंने नाम हालांकि सबके लिख दिए हैं कि इधर नाइजर आ रहा है, नाइजीरिया आ रहा है, माली आ रहा है, मॉरिशियाना आ रहा है, और ये 10 छोटे 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 देख रहे हो, इतने जरा जरा से कंट्रीज हैं ये सब। इन सब के नाम लिखे हुए हैं, वो बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लिबेरिया, सिएरा लियोने, गिनी, गिनी बिसू एंड सेनेगल। बट इन सब के नाम याद रखने जरूरी नहीं है। मैं बता दूंगा तुम्हें किसके नाम याद रखने जरूरी है। इधर आओगे तो ये आ गया चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका, कॉन्गो। कॉन्गो इसलिए याद रखते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्गो बेसिन आता है, इसलिए आप याद रख सकते हो, ठीक है। गेबन और ये गिनी आ गया, ठीक है, साओ टोमे, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रख सकते हो, साउथ अफ्रीका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये बोत्सवाना, नामीबिया, ये याद रख सकते हो। ये जो अलग से दिख रहा है मेडागास्कर, मेडागास्कर ये दिख रहा है, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, क्योंकि मोजाम्बिक के पास में मोजाम्बिक चैनल आता है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सोमालिया याद रखना तो बहुत ही जरूरी है, और सोमालिया के साइड में केनिया, केनिया के साइड में तंजानिया, और ये याद रख सकते हो क्योंकि ये थोड़ा खतरे वाली जगह है। आप अगर आपसे वो पूछेगा तो कितनी पूछेगा? 5। कोई 5 कंट्री अगर आपको, एक तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका और मोरक्को क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आ गया है, ठीक है, और एक वो याद रख लो इजिप्ट, बड़ी कंट्री है और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। बाकी ये याद रख लो, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, इधर आ जाओगे मेडागास्कर। इतनी काफी है, इतनी भी काफी है। कंट्रीज तो बहुत सारी है बट इतनी काफी है। हाँ, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दोनों अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं, अगल बगल ही है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं अमेरिकन कंट्रीज में। अब यहाँ पे एक कंट्री और भी थी, मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, एक कंट्री थी लोशेटो के नाम से, वो एक मूवी में यूज हुई है लोशेटो। बहुत पहले वो अजय देवगन की मूवी आई थी संजय दत्त के साथ में, कॉमेडी मूवी थी ऑल द बेस्ट,
उसमें इस कंट्री का नाम लिया गया था लुशेटो। बट वैसे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं याद करने के लिए बोलूंगा भी नहीं, मुझे तो याद आ गया क्योंकि मूवी में देखा था मैंने। देन आते हैं अमेरिकन कंट्रीज एंड कैपिटल्स पे, ठीक है। हाँ हाँ जाओ। अमेरिकन कंट्रीज एंड कैपिटल्स पे आते हैं। नाम सारे मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखे हैं, याद करने के लिए आपके लिए ये भी सफिशिएंट है। यहाँ आगे जो भी कुछ है वो सब दिखाने के लिए है कि हम देखते जाएं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये है नीचे वाला पार्ट, ये है नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे क्या है कि तुम आराम से देखो, यहाँ ऊपर ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से स्टार्ट कर रहे हैं। साउथ अमेरिका में एकदम इधर जाओगे, लेफ्ट में जाओगे, ऐसे पतली मिर्ची जैसी एक कंट्री दिखाई पड़ती है, इसको हम लोग चाइल बोल सकते हैं। कई लोग हिंदी में चिली भी बोलते हैं, इसको चाइल बोला जाता है। वैसे जहां तक मेरा आइडिया है इसको चाइल बोलते हैं। चाइल से लगा हुआ जो है दैट इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के ऊपर थोड़ा सा इधर है उरुग्वे, और इसी से लगा हुआ है पैराग्वे। बड़ा वाला पार्ट जो है दैट इज ब्राजील, बोलीविया, ठीक है। एक कंट्री आपको याद रखना चाहिए दैट इज वेनेजुएला, क्योंकि अभी अभी इसके ऊपर अटैक हुआ था। हाँ, अभी इसके ऊपर अटैक हुआ था। कोलंबिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, ठीक है। कोलंबिया, यहाँ पे इक्वाडोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुयाना उतना इंपॉर्टेंट, सूरीनाम ये सब है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद इधर आओगे, इधर तो यहाँ देखना यूएस वाला जो पार्ट है, एक तो है यूनाइटेड स्टेट जिसके दो टुकड़े हैं, एक ये और एक ये और ये है अलास्का। इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, पूरा का पूरा कनाडा। इस साइड आओगे तो ग्रीनलैंड, ये आ गया आइसलैंड। इधर नीचे आओगे तो मैक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4-5 कंट्री के ही नाम आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखने। पनामा इन दोनों के बीच में ही आता है, जहां पे पनामा कैनाल बनती है। एंड देन आ जाते हैं हम लोग ओशियनिया पे। ओशियनिया कहां पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ गया। तो यहां पे अगर आप, अच्छा अब ओशियनिया वाले पार्ट में ही मैंने कंट्रीज के नाम सारे लिख दिए, आपको बस देखना कौन कौन सा है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, दो इंपॉर्टेंट है, ये पापुआ न्यू गिनी है, ये 2 या 3। ऑस्ट्रेलिया में अलग से वो नहीं पूछता, ऑस्ट्रेलिया में बस आप अगर 2-3 भी याद रखोगे तो भी काफी है। अब इसके बाद देखो ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना पड़ेगा। देखना, एक तो ये याद रखो कि इक्वेटर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इक्वेटर कहां से पास हो रही है। अगर आपको ये पता होगा कि इक्वेटर कहां से पास हो रही है, तो इसके ऊपर कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो बोल देता है कि 5 कंट्रीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के ऊपर ही देखो यहाँ पे आ गया इंडिया। तो जैसे पूछेगा कि 5 कंट्रीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया के आसपास की 5 बता दो, ठीक है। और जैसे पूछेगा सदर्न हेमिस्फीयर, तो एक तो आप ऑस्ट्रेलिया के आसपास का बता सकते हो, ठीक है। उसके साथ में आप यहां बता सकते हो कि ये जो है अफ्रीका, नीचे वाली कंट्रीज, ठीक है, ये बता सकते हो। या फिर साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है ये बता सकते हो। 5 पूछेगा मैक्स, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। और जब वो ये पूछेगा तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनकी कैपिटल्स भी बता दो, तो आपको कैपिटल बतानी पड़ेगी। तो एक ये चीज पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ये भी बता दिया था। आर्कटिक सर्कल क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल क्या है, ये सारे कितने डिग्री पे हैं ये याद रखना जरूरी है। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? तो ठीक है। तो अब एक काम ये करते हैं, क्योंकि अब लाइट वैसे भी चली गई है, तो तुम लोगों को क्या करना है, आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, पहले इतना पूरा प्रॉपरली गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू करने का मतलब क्या है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफी के भी कहूट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ज्योग्राफी के कहूट आपको प्रिपेयर, कहाँ तक प्रिपेयर करके आना है, यहाँ तक जहाँ तक मैंने बता दिया वहां तक प्रिपेयर करके आना। क्लियर है? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेजर सी पोर्ट एंड अदर थिंग्स, ठीक है।